सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश आप सभी का वेलकम करता हूं चैनल मैक विद्यार्थी में। आज मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है क्या। तो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल फोर्स जो किसी बॉडी पर अप्लाई हुई है उसको दो फोर्सेस में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी दो फोर्सेस से रिप्लेस कर देते हैं। और इस कंडीशन में ये जो दो फोर्सेस हैं इनका जो इफेक्ट होगा, जो बॉडी पर प्रभाव पड़ रहा होगा, जो उसका नतीजा होगा, वो उस सिंगल फोर्स के बराबर ही होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पर एक सिंगल फोर्स अप्लाई हुई है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर इस फोर्स का जो इफेक्ट है इस बॉडी पर वो 10 न्यूटन का है। अब हम क्या करें, इस फोर्स को दो फोर्सेस में डिवाइड कर दें। तो Fx और Fy फोर्सेस में हमने 10 न्यूटन की फोर्स को डिवाइड कर दिया और इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है, ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे 10 न्यूटन की फोर्स के, इनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो बॉडी पर सेम वही होगा जो 10 न्यूटन की फोर्स का इफेक्ट हो रहा था। तो ये प्रोसेस कहलाती है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल को हमें मूव कराना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इसको मूव कराने के लिए इस पे फोर्स F लगाई जाती है। तो फोर्स F का इफेक्ट क्या होता है कि टेबल आगे की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें हम सिंगल एक फोर्स F लगा रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़े और वो ज्यादा हेक्टिक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक और अपने साथी को बुला लेते हैं और इस कंडीशन में हम टेबल को दो तरफ से खींचते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो अब टेबल क्या है, दो तरफ से खींची जा रही है, एक हम खींच रहे हैं और एक हमारा दोस्त खींच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टेबल आगे बढ़ेगी। तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट है, देखिए Fx और Fy का, इनका कंबाइन इफेक्ट वही है जो हमारी F फोर्स का था, क्योंकि F फोर्स से भी क्या हो रही थी, आपकी टेबल आगे बढ़ रही थी और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, दो फोर्सेस को रिप्लेस कर दिया, Fx एंड Fy। तो उसका भी इफेक्ट क्या हुआ कि टेबल अपनी पोजीशन से आगे बढ़ गई। F फोर्स को हमने क्या किया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, Fx और Fy। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें हम फोर्स F को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको ही बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। जब फोर्सेस को हम डिवाइड करते हैं, जैसे F फोर्स को Fy और Fx में डिवाइड किया, तो Fx और जो Fy फोर्स है इनको बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि ये फोर्स F के कंपोनेंट हैं। ठीक है। और जो Fx और Fy है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा फोर्स F। तो ये हमारे रिजॉल्व पार्ट हैं और इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, फोर्स F। क्योंकि हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि उसमें हम दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकाले थे। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स बिल्कुल उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है कि इसमें हम एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो दी गई फोर्स को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, यानी जो कंपोनेंट है Fx और Fy, उनकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फोर्स F है। ये फोर्स हम मानते हैं कि एक डायगोनल है एक पैरेललोग्राम OACB का, और इसमें जो फोर्स F है उसको हमने दो आपस में परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं P और Q, इसमें डिवाइड किया है। और यहाँ पर जो हमारी P फोर्स है वो x डायरेक्शन में है तो Fx से डिनोट होगी, और जो Q फोर्स है वो हमारी y डायरेक्शन में है तो Fy से डिनोट होगी। तो हमें जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx और जो वर्टिकल कंपोनेंट है Fy, इनकी वैल्यूज को निकालना है। और इसमें हमें एक एंगल भी दिया हुआ है थीटा, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके साथ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं जो ट्रायंगल OAC है उसमें cos थीटा इक्वल टू होगा OA अपॉन OC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर हमें P फोर्स निकालनी है तो OA इक्वल टू हो जाएगा OC cos थीटा। OA डिनोट कर रहा है P और OC डिनोट कर रहा है हमारा फोर्स F, तो P इक्वल टू F cos थीटा। तो जो फोर्स F है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, यानी जो क्षैतिज दिशा में रिजॉल्व पार्ट रहेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी Fx इक्वल टू P इक्वल टू F cos थीटा। दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर sin थीटा, यानी कि हमें यहाँ पर AC की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा इक्वल टू होगा AC अपॉन OC, यानी जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट, जो कि हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, और दूसरा हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कि OC। यहाँ हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो AC इक्वल टू हो जाएगा OC sin थीटा। अब यहाँ पर जो AC है वो आपका OB फोर्स को ही डिनोट कर रहा है, तो जैसे हम AC के फोर्स
की वैल्यू निकालेंगे तो वो Q को डिनोट करेगा। तो AC को हम लिख सकते हैं Q और OC हो जाएगा हमारा डायगोनल फोर्स F, तो Q इक्वल टू F sin थीटा। तो यहाँ पर जो फोर्स F है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, जो आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में रिजॉल्व पार्ट रहेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी Fy इक्वल टू Q इक्वल टू F sin थीटा। तो जो फोर्स F है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आई F cos थीटा, और जो फोर्स Fy है जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू निकल के आई F sin थीटा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल हमें दिया होता है जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो cos थीटा में निकल के आएगी। यानी जैसे यहाँ पर Fx जो फोर्स थी उसके साथ हमारा फोर्स का एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा F cos थीटा निकल के आया, और जो दूसरा वाला जिसके साथ हमें एंगल नहीं दिया होता उसकी वैल्यू sin थीटा में निकल के आती है, यानी वो साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल दिया हुआ है वो हमारा cos कंपोनेंट हो जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं दिया हुआ है वो हमारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा। इसको अभी एक हम दूसरे केस से देखते हैं। तो सेकंड केस में हमें जो डायग्राम दिया है उसमें जो एंगल दिया हुआ है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट के साथ दिया हुआ है। तो इस केस में Fx और Fy की वैल्यू कैसे आएगी आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे OBC। तो ट्रायंगल OBC में cos थीटा इक्वल टू होगा OB अपॉन OC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर हमें OB की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि यहाँ पर Fy है वो, तो OB इक्वल टू हो जाएगा OC cos थीटा, और OB डिनोट कर रहा है आपका Q और OC है आपका F, तो Q इक्वल टू हो जाएगा F cos थीटा। ये जो रहेगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, तो फोर्स F का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या आ गया, Fy इक्वल टू Q इक्वल टू F cos थीटा। दूसरा हमारा जो x कंपोनेंट रहेगा, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो उसके लिए हम sin थीटा निकालेंगे। तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन OC, यानी कि ये जो एंगल है इसके जस्ट अपोजिट वाली जो सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो BC हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, और OC हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर हमें निकालनी है वैल्यू BC की, क्योंकि जो BC है वो डिनोट कर रहा है हमारा OA फोर्स, यानी OA यहाँ पर P है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो OC है वो भी P को डिनोट करेगा। तो BC इक्वल टू हो जाएगा OC sin थीटा। तो BC आपका डिनोट करेगा P और OC हमारा डायगोनल है, तो P इक्वल टू F sin थीटा, यानी जो फोर्स F है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इस कंडीशन में वो आ जाएगा Fx इक्वल टू P इक्वल टू F sin थीटा। तो मैंने आपको कहा था कि जिस कंपोनेंट के साथ आपको एंगल दिया होगा उस कंपोनेंट की वैल्यू cos में आएगी। तो यहाँ पर हमें जो एंगल दिया था वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट के साथ दिया था, यानी Fy के लिए दिया था। तो Fy के लिए जो हमारा कंपोनेंट की वैल्यू निकल के आई है उसमें हमारा cos आ रहा है, तो वो cos कंपोनेंट हो गया। और दूसरे वाले के साथ जहां पर एंगल नहीं दिया था वो हमारा साइन कंपोनेंट बन के आ रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो जिस कंपोनेंट के साथ आपका एंगल दिया हुआ है या एंगल आपका दिखाई दे रहा है एक्सिस में, उसके साथ आपकी cos की वैल्यू आएगी, और जिसके साथ एक्सिस में आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसके साथ जो कंपोनेंट की वैल्यू आएगी वो साइन कंपोनेंट की वैल्यू आएगी। तो एंगल की डायरेक्शन के हिसाब से हमारी Fx और Fy जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं कि जो हमारे एंगल वाला केस है उससे हमारे जो कंपोनेंट्स की वैल्यू वो कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमें पहला एक केस दिया हुआ है कि एक फोर्स है F 10 न्यूटन की, और इसका कंपोनेंट दिया हुआ है x से 30 डिग्री। तो इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो इस कंडीशन में जो हमारा Fx होगा वो होगा F cos थीटा, क्योंकि जो एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री वो आपका x डायरेक्शन में है। तो Fx कितना हो गया, F cos थीटा, यानी Fx की वैल्यू हो जाएगी 10 cos 30 डिग्री, क्योंकि जो फोर्स F थी वो 10 न्यूटन थी। और दूसरा जो हमारा y कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, Fy इक्वल टू हो जाएगा F sin थीटा, क्योंकि इसके साथ हमें एंगल गिवन नहीं है तो ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो Fy आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। तो पहला केस तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा केस है कि हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है y डायरेक्शन के साथ में, तो इस कंडीशन में जब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल जो कंपोनेंट रहेगा उसमें cos आएगा, तो Fx जो होगा वो साइन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है। तो Fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, F sin थीटा, यानी कि 10 sin 30 डिग्री। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि Fy वो हो जाएगा अब F cos थीटा, क्योंकि उसके साथ एंगल हमें दिया था, तो जिसके साथ एंगल दिया है उसके साथ cos कंपोनेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी Fy की 10 cos 30 डिग्री। तो ये जो दो केस थे ये हमारे
एंगल पे डिपेंड कर रहे थे कि जैसे हमारा यहाँ एंगल दिया था 30 डिग्री एक्स डायरेक्शन में, तो हमारा एफ एक्स कॉस कंपोनेंट था, और यहाँ पर हमारा 30 डिग्री जो एंगल दिया है वो वाई डायरेक्शन में है, तो एफ वाई हमारा कॉस कंपोनेंट है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक नेल है, एक कील दी हुई है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है पुल फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ नेल, यानी जो नेल है ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी अक्ष है, उसके साथ इसको निकालने के लिए, दीवार में से निकालने के लिए कितनी पुल फोर्स लगेगी, खिंचाव बल कितना लगेगा वो निकालना है। और उसके साथ साथ हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके साथ हमें रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले तो समझते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया है। इसमें हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं 40 न्यूटन की, जो कि जो नेल है, जो कि कील है, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है 40 न्यूटन वाली फोर्स, और जो 60 न्यूटन की फोर्स है वो इस कील के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 40 न्यूटन की फोर्स है और ये 60 न्यूटन की फोर्स है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। तो रिजॉल्व करने पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा 60 न्यूटन वाली फोर्स है उसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस 60, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में, जिस एक्स के साथ आपको एंगल दिया होता है उसके साथ आपका कॉस कंपोनेंट आता है। तो यहाँ हमें एक्स डायरेक्शन के साथ में एंगल दिया हुआ है फोर्स का, तो इसके साथ एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा आएगा, यानी कि 60 कॉस 60 आएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा, यानी कि 60 साइन 60 डिग्री। तो ये हमारी 60 न्यूटन की जो फोर्स थी उसको हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब हम आते हैं 40 न्यूटन वाली फोर्स पर। तो 40 न्यूटन का पहले जो कॉस कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ एफ कॉस 30 डिग्री से आ जाएगा 40 कॉस 30 डिग्री, और दूसरा आपका है यहाँ पर एफ साइन 30 से 40 साइन 30 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री के साथ जो हमारे 60 न्यूटन की फोर्स थी उसको रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, और जो 30 डिग्री के साथ हमारे 40 न्यूटन की फोर्स थी उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है सबसे पहले पुल अलोंग द एक्सिस ऑफ नेल, यानी जो कील की एक्सिस है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है उसके साथ पुल फोर्स जो होगी वो कितनी है। तो पुल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में हमारी दोनों फोर्सेस हम देख रहे हैं, जो एक्स कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके ही हमारी पुल फोर्स की जो वैल्यू है उसको दिखाएंगे। तो पुल फोर्स आ जाएगी आपकी 60 cos 60, ये कंपोनेंट लिख दिया, प्लस क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है, प्लस 40 cos 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 + 20 √3 न्यूटन। तो ये तो हमारा पहला वाला पोर्शन हो गया कि हमारी जो पुल फोर्स थी, जो खिंचाव बल है, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब हमें निकालना है इसमें कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये हमारी कील की एक्सिस है, इसके साथ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके साथ रिजल्टेंट कितना होगा। तो उसके लिए जो हमारे अभी y कंपोनेंट बचे हैं 60 sin 60 डिग्री वाला, और नीचे वाला कंपोनेंट 40 sin 30 डिग्री वाला, इनकी हेल्प ली जाएगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी हमारी 60 sin 60 डिग्री माइनस 40 sin 30 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो नीचे वाली फोर्स है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इस फोर्स के साथ में जो 60 sin 60 डिग्री वाला हमारा कंपोनेंट था उसके साथ में जो नीचे वाला कंपोनेंट है 40 न्यूटन के फोर्स वाला 40 sin 30 डिग्री वाला, वो अपोजिट डायरेक्शन में है और नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो sin 60 हो जाएगा √3/2, sin 30 हो जाएगा आपका 1/2, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 30 √3 - 20। तो यहाँ पर आपके दोनों वैल्यूज आ गई है, हमारा पुल फोर्स की वैल्यू भी आ गई है 30 + 20 √3 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी वैल्यू भी आ गई है 30 √3 - 20 न्यूटन। ऐसे हम यहाँ पर रिजॉल्व करने का जो मेथड है उसका यूज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।